हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। इसमें आपके वो एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं जो कि आपकी मैरिज के लिए रिस्ट्रेंट करते हो, ट्रेड के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। जो कि एग्रीमेंट्स आपके अनसर्टेन या एम्बिगुअस होते हैं, मतलब हमें समझ नहीं आता कि वो सही इस डायरेक्शन में जाए या उस डायरेक्शन में। या आपके वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये आपके सेक्शंस 26 से लेके 30 में दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब देखिए वॉइड एग्रीमेंट क्या हो गया। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में, उनको हम वॉइड एग्रीमेंट्स कहते हैं। ये आपका सेक्शन 2G में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। हर एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को रोकता हुआ हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी या सिर्फ इसी से करनी है, ऐसे सारे एग्रीमेंट्स ना आपके वॉइड होते हैं। लेकिन जो माइनर होता है, हमारे इंडिया में सिर्फ एक मेजर इंसान ही शादी कर सकता है। तो अगर हम किसी पे रोक लगाते हैं कि माइनर शादी नहीं करेगा, तो वो वैलिड आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि माइनर को शादी करना अलाउड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर कोई किसी को रोकता है कोई ट्रेड करने के लिए, तो वो आपके एग्रीमेंट्स वॉइड हो जाते हैं। बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन करने के लिए रोके, ट्रेड करने के लिए रोके या बिजनेस करने के लिए रोके, किसी भी तरह का, जहाँ तक वो उन्हें रोकता है उसे हम वॉइड कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है। ये एक्सेप्शन क्या है कि सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ गुडविल। अब देखो यहाँ पर अगर गुडविल सेल हो गई है कि किसी ने गुडविल बेच दी, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है तो अपना जब नाम बेचती है ना, तो उसमें सेविंग ऑफ एग्रीमेंट है। ये क्या कहता है, वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस अपना सेल करता है, उसकी गुडविल को सेल करता है, उसके ब्रांड नेम को सेल करता है, वो एग्रीमेंट कर सकता है बायर के साथ कि भाई फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, कि भाई मैं बिजनेस नहीं कैरी करूँगा इस लिमिट्स के अंदर, एज लॉन्ग एज द बायर, जो कि बायर जिसने खरीदा है वो उस काम को कर रहे हैं जिस बिजनेस को उसने खरीदा है, उस टाइम तक सेलर उस बिजनेस को नहीं करेगा। ठीक है। अभी तो जो हमने देखा एक्सेप्शन वो था स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। अब कुछ ना आपके और एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 11, 36 और 54 में दिया हुआ है कि कोई पार्टनर जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हम ना रिस्ट्रेन कर सकते हैं उसी सिमिलर बिजनेस को करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या है, इसमें ना बहुत सारे ट्रेडर्स ना एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं कि भाई हम मान लो सेम सामान बेच रहे हैं तो इतना मिनिमम प्राइस हमने सेट कर दिया। इसमें क्या होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम एक कॉमन पूल में डालेंगे और आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो सच एग्रीमेंट जो होते हैं वो आपके वॉइड नहीं होते, ना ही कि वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हर किसी को फ़ायदा हो जाता है, उनका पर्पस यही होता है। नेक्स्ट होता है सोलस और एक्सक्लूसिव डीलिंग। इसमें क्या है, एक ही आपका मैन्युफैक्चरर है और एक ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये दोनों आपस में सांठ-गांठ कर लेते हैं कि भाई मैं मैन्युफैक्चर करूँगा और तुम ही मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, मैं चाहता हूँ तुम्हारे ही थ्रू मेरा सामान आगे बिके। सोलस, सोल मतलब सोलस, सोलस से आप ले सकते हो सोलस। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब मैन्युफैक्चरर भी एक्सक्लूसिव और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका एक्सक्लूसिव होता है। इसमें बस यही फ़र्क होता है कि दोनों का बेनिफिट होना चाहिए और कोई भी मोनोपलाइजिंग नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो मोनोपोली बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। कभी कभी जब हम कंपनीज़ में जाते हैं, कोई MNC में बच्चा काम कर रहा होता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, उनसे ना एक एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं कि भाई जब तक तुम हमारे साथ काम करोगे किसी भी और कंपनी के लिए काम नहीं करोगे। या मान लो एक वकील के साथ भी आप होते हैं कि अगर किसी का काम कर रहे होते हो तो दूसरे से सांठ-गांठ नहीं होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है ना, ये भी आपका वैलिड है। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को रोक सकता है। बेसिकली सेक्शन 27 क्या है कि वैसे तो ये कहता है कि हम किसी को भी कोई प्रोफेशन करने के लिए नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है कि अगर वो गुडविल अपनी बेच देता है, अपना नाम बेच देता है, तो ऑब्वियसली उसको रोक सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में, ट्रेड कॉम्बिनेशंस में, सोलस और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 28। ये क्या है कि जो एग्रीमेंट्स आपको रोकते हैं कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स करने के लिए, मतलब कोर्ट में केस करने के लिए। अगर आप पे कोई दबाव बना रहा है कि भाई कोर्ट नहीं जाना, तो और आपसे एग्रीमेंट भी साइन करवा लेता है, तो उन केसेस में वो एग्रीमेंट आपके
वॉइड होते हैं। मतलब किसी को भी रिस्ट्रिक्ट करना अपने एनफोर्स करने के लिए, राइट्स के लिए, कि भाई कोर्ट जाके हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ना किसी भी ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल में, तो उन केसेस में वो लीगल प्रोसीडिंग्स आपकी वॉइड हो जाती है। या किसी पार्टी को डिस्चार्ज करते हैं या लाइबिलिटी उसकी एक्सटिंग्विश करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, तो उन केसेस में भी आपकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आपको रोका जाता है तो वो वॉइड हो जाती हैं। इसमें है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। देख लीजिए कि आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज एक दूसरे को जनरली रिस्ट्रेन कर लेती हैं कि हम मान लो दो कोर्ट्स हैं, डिस्प्यूट आपका बॉम्बे भी अराइज हो सकता है, दिल्ली भी, तो कह देंगे कि चलो यार दोनों जगह ही हम केस कर सकते हैं, लेकिन हम ना अपनी सहूलियत के लिए बॉम्बे ही करेंगे। तो जब 2 और मोर पर्सन्स अग्री करते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट उनके बीच में जो आएगा, ठीक है, वो आर्बिट्रेशन पे लेके जाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इलीगल नहीं होते, वो वैलिड है। ठीक है। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो पहले अराइज हो चुका है, हम उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो हम रेफ़र करेंगे आर्बिट्रेशन को, तो वो भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन 3, ये 2013 में आपकी एक्सेप्शन आई है। इसमें क्या है कि सेविंग ऑफ अ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो बैंक के साथ कोई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, वो कोई टर्म लगा देती है कि भाई कोई आपको रोकते हुए या कोई भी चीज़ अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आप करते हो बैंक के साथ उसमें वो डाल देती है कोई ऐसा क्लॉज, तो वो भी आपका रेंडर नहीं करेगा इलीगल उस कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग को, क्योंकि वो बैंक या आप सबकी सेफ्टी के लिए होता है, पैसे को रिकवर करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेन होता है, हमें समझ नहीं आता कि जो उस बंदे ने ए बोला है या बी बोला है, ठीक है, द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, या हम कैपेबल भी नहीं होते कि उसे सर्टन कर सकें, तो उन केसेस में वो एग्रीमेंट्स आपके वॉइड हो जाते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन देखिए, ए ने अग्री किया बी को कि 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचेगा। अच्छा, ऑयल तो बेचेगा, ऑयल तो बहुत सारे तरह के होते हैं, कोकोनट ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, और भी मतलब बादाम का ऑयल होता है, तो जिसका भी ऑयल होता है, किसके ऑयल की बात हो रही है हमें तो नहीं पता चल रहा। तो कुछ ऐसा देयर इज़ नथिंग वॉट एवर टू शो वॉट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा इंटेंशन कौन से ऑयल की बेचने की थी, मेरे पास तो 100 तरह के ऑयल पड़े हैं। तो उन केसेस में ये आपका एग्रीमेंट वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से हमें समझ नहीं आया कौन से ऑयल की वो बात कर रहा है। अब उसी तरह से ये सी इलस्ट्रेशन देखिए कि ए हु इज़ अ डीलर इन कोकोनट ऑयल, मतलब ए सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है, तो बी को उसने सेल करने के लिए बोला कि हाँ 100 टन्स ऑफ ऑयल मैं भेज दूंगा। अब वो डील भी एक ही तरह के ऑयल की बात कर रहा है, तो ए की जो स्पेसिफिक डीलर होता है वो तो कोकोनट ऑयल ही भेजेगा ना। तो जो नेचर ऑफ ट्रेड अफोर्ड्स एंड इंडिकेशन कि भाई कोकोनट ऑयल ही भेजूंगा और 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल ही भेजूंगा, तो इसमें ये आपका एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि कौन से ऑयल की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजर मतलब होता है बेट, इट इज़ अ प्रॉमिस टू गिव मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। इसमें क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि एक अनसर्टेन इवेंट पे मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, दोनों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं एक अनसर्टेन इवेंट के, मतलब जैसे हम शर्त लगाते हैं ना, बेसिकली वो है कि भाई मान लो वहाँ से जो है लड़की सिमरन जो है जा रही है, सिमरन पलटेगी या नहीं, इस पर हमने शर्त लगा ली, पलटेगी तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, नहीं पलटेगी तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा। ऐसे जब ये शर्त लग जाती है और उसके डिटर्मिनेशन पर एक पार्टी या तो जीतेगी, मतलब उस इवेंट के होने पर जिस पे हमने शर्त लगाई है, अगर पलटेगी तो बी 100 रुपये देगा, अगर नहीं पलटेगी तो ए बी को 100 रुपये देगा। ठीक है ना, सिमरन का तो कुछ नहीं जा रहा, वो एक इवेंट हो रहा है कि वहाँ पे हमें दूर खड़े हम देख रहे हैं, इन दोनों का नुकसान होगा या जीतेंगे, ईदर पार्टी विल विन और लूज फ्रॉम द अदर पार्टी। एक शर्त में यही होता है ना, या तो एक पार्टी जीतती है या हारती है। तो अब इसमें क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स में अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है, हमें नहीं पता सिमरन ने पलटना है या नहीं। म्यूचुअल चांसेस ऑफ गेन और लॉस, मतलब एक का फ़ायदा होगा और एक का नुकसान होगा, ये भी पक्का ही है। नीदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, किस कोई भी सिमरन को नहीं जानता, तो उनका कोई कंट्रोल तो नहीं है कि सिमरन को रोक सके या बता सके कि भाई तुझे पलटना या नहीं पलटना। नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, दो सिमरन सुंदर थी लेकिन उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ उस 100 रुपये में इंटरेस्ट था कि अगर पलटेगी तो 100 रुपये मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो एक जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है वो नॉट एनफोर्सेबल होता है, दस द मनी वॉन ऑन अ वेजर कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब अगर शर्त में आप कुछ पैसा जीतते हो
तो आप कोर्ट में जाके दूसरे पर्सन के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि भाई ये मैंने 100 रुपया जीता था क्योंकि सिमरन पलट गई थी, इसलिए मेरे ये 100 रुपये उससे निकलवा के दीजिए। आप उसे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड, आपका सेक्शन 30 है ये, कि सारे के सारे आपके वेजर एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, कोई सूट नहीं कर सकते आप कोर्ट में अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए जो कि आपने जीता है वेजर से। ठीक है, इसमें आपके एक एक्सेप्शन दिया हुआ है हॉर्स रेसिंग के लिए। जनरली जहाँ पर आपके स्किल सेट लगता है ना, वहाँ पर अगर आप पैसा जीत रहे हो तो अपने स्किल्स की वजह से उनमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो पैसा आपका लीगल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी शर्त लगती है ऑन अ हॉर्स रेस कैरिंग अ प्राइस ऑफ कितना 500 रुपीज़ और अपवर्ड, इस 500 रुपये या उससे ज़्यादा, तो वो जो पैसा है आपको एक विनर को देना पड़ेगा और वो पैसा वैलिड पैसा है। ठीक है, मतलब कोई भी कंट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है किसी भी चीज़ के लिए जो हॉर्स रेसिंग से वो है प्रेरित है, उन केसेस में अगर विनर को पैसा मिलता है 500 रुपीज़ और मोर, तो वो आपका वैलिड पैसा है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज़ आपके स्किल सेट पे डिपेंड करेगी तो उसमें जो आप पैसा कमाओगे वो वैलिड है। नेक्स्ट एक ये लिखता है सेक्शन 294A जो है आपका इंडियन पीनल कोड का, कि इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन को लीगलाइज नहीं कर देता जो आपके हॉर्स रेसिंग से, जैसे लॉटरी वगैरह जो है उससे अगर कुछ भी रिलेटेड है, सेक्शन 294A में जो आपका दिया हुआ है, कुछ भी आपका इस सेक्शन में दी हुई चीज़ को वैलिड नहीं कर देता है। मतलब जहाँ पर भी आपका सेक्शन 294A लगेगा वो चीज़ें आपकी लीगलाइज नहीं हो जाती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या कहता है कि जो आपका इलीगल ट्रांजैक्शन होता है वो बेसिकली फॉरबिडन बाय लॉ होता है, लेकिन एक जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो ज़रूरी नहीं है फॉरबिडन हो, बस उसका यही होता है कि कोर्ट जो है उसे एनफोर्स नहीं करा सकती, उसे आपको हक नहीं दिला सकती, आप उस चीज़ के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए हर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, लेकिन हर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल हो ये ज़रूरी नहीं है, वाइसा वर्सा सही नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट हो आप मेल, कमेंट, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।